किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन चौपाल के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो जैविक खेती का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकारें भी इस ओर हमारा रुझान आकर्षित कर रही हैं। साथ ही इस पे सोने पे सुहागा वाली बात यह हो जाती है जब हमारे युवाओं का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित हो जाता है। जी हाँ, आज के इस अंक में हम कुछ इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है जैविक खेती एक लाभदायक व्यवसाय। इस विषय पे बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ आज दो हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि एक व्यवसायी हैं और एक इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर होने के साथ वो एक सफल किसान भी हैं। दोनों से हम जानेंगे कि जैविक खेती उन्होंने किस प्रकार से अपनाई है और किस प्रकार से वो उसका फायदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट वैभव देवल जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, और साथ ही स्वागत करूंगी मोहम्मद साबिर जी का, जो कि इंजीनियर हैं, ऑर्गेनिक फार्मर हैं। स्वागत है सर आप दोनों का बहुत बहुत। नमस्कार। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है जैविक खेती साथ ही एक लाभदायक व्यवसाय, हम दोनों ही विषय पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो देवल जी से रहेगा कि देवल जी जो हैं वो विदेश में पढ़ के आए हैं, तो किस प्रकार से उनका भारत की तरफ रुझान आया और कैसे उन्होंने इस तरफ सोचा कि मुझे जैविक खेती में अपना योगदान देना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं सन 2004-05 में यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया था जी। और फिर वहीं पर मेरा जॉब लग गया। मैं बैंक में कॉर्पोरेट एनालिस्ट था, वहाँ मल्टीनेशनल बैंक में। और सन 2016 में मैंने प्रण किया कि अब भारत वापस आकर और यहाँ की समस्याओं को समझकर और यहाँ कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि आगे का जीवन मेरा भी साकार हो। तो 16 में मैं यहाँ पर आया और आके फिर मैं जैविक खेती की और ऑर्गेनिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग केमिकल्स के यूज़ करते हैं, जैसे सोप्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोडक्शन प्लान डाला जिसमें मैं ऑर्गेनिक सोप्स हैं, ऑर्गेनिक शैम्पूज़ हैं, ऑर्गेनिक क्रीम्स हैं, लोशन हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, उनको बनाने लगा। मतलब दैनिक दिनचर्या के जितने भी सामान हैं आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जी हाँ, जी हाँ जी। और ये सारे आप जैविक से ही कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक से ही कर पूरा रहे हैं? ऑर्गेनिक ही है मेरा प्रोडक्शन। और इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने एक प्लांट डाला हुआ है, जी। तो उसी के मार्फत से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमने सिर्फ ये जाना है कि जैविक से आप किस प्रकार से व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं। साबिर जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आपका जो किसानी की तरफ जो रुझान बढ़ा, इसका क्या आपके दिमाग में विचार रहा? 2009 में मैंने स्टार्टिंग किया था इंजीनियरिंग, 2013 मैंने पास आउट किया। जी। और शुरू से कुछ था ऐसा कि जो जॉब वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। तो क्योंकि ये मेरे पुश्तैनी ज़मीन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक गार्डन डेवलप किया जाए, ऑर्गेनिक गार्डन डेवलप किया जाए और एक सोर्स ऑफ इनकम बनाई जाए और एक मॉडल की तरह जो हमारे किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उसके लिए हमने काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतर गए। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग से ऑर्गेनिक की तरफ का ये जो सफ़र रहा, ये कैसा आपका सफ़र रहा? मतलब कैसे कह सकते हैं इसको कि ये शुरुआती दौर में कैसा रहा था आपके लिए? शुरुआती दौर में तो बहुत मुश्किल था जी। कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद किसानी का कुछ पता नहीं था, लेकिन वो कर करके सीखते गए। और जो हमारे किसान हैं, जो मेरे आसपास के जो किसान थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जी जी। और धीरे धीरे उनको जैविक की तरफ प्रोत्साहित किया। और मेरी जो नॉलेज थी ऑर्गेनिक को लेके और इंजीनियरिंग को लेके, वो थोड़ी सी उसमें मर्ज करके और एक काम चालू किया। जैविक की तरफ आपका रुझान कैसे आया कि जैविक खेती करेंगे हम, इस पे आपका रुझान कैसे आया? मैम, जैविक ऐसा देखा जाए तो हमारे देश में शुरू से जैविक ही हुआ करती थी, कन्वेंशनल ही हुआ करती थी जी। वो तो हम क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे बढ़ गए। उस दिन से पेस्टिसाइड्स या दूसरी चीज़ें यूज़ होने लगी, तो वापस क्वालिटी पे एम्फेसाइज था, इसलिए हम जैविक करना चाह रहे थे। बिल्कुल। देवल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पर्सनल केयर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक का उपयोग, जैसे आपका और साबिर जी का किस तरीके से रिलेशन जुड़ा हुआ कि आपने सोचा कि यार हम दोनों साथ में मिलके कुछ इस तरफ करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मैंने सिंपल एक सोप से स्टार्ट किया। मैंने ऑर्गेनिक सोप बनाई जी। और फिर वहाँ से फिर एक सोप मेरी सक्सेसफुल हुई तो मैंने 18-20 तरह की सोप्स बनाई।
फिर सोप्स बनाने के बाद मैंने शैम्पूज़ बनाए, फिर बॉडी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। ऐसे करते करते 300 प्रोडक्ट्स मैं बना चुका था और प्रोडक्ट्स मेरे पूरे इंडिया में मैंने मार्केट करना चालू किया और पूरे इंडिया वाइड मेरे पास सेल आने लगी। पर और इसके साथ साथ मैंने लगभग आज तक 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बना लिया इंडिया में। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेरे कंज्यूमर जो अराउंड 20 से 25 हज़ार मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, जो मुझे लगातार मेरे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ये मुझसे हमेशा कहते थे कि जैविक खेती का कुछ प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मैं फार्मर तो नहीं था जी। और मेरे पास ऐसे फार्म्स भी नहीं थे और इसकी कोई नॉलेज भी नहीं थी। तो मेरे पास कंटिन्यूस लेकिन डिमांड आती थी कि आप कुछ ऐसा लाएं जो हम खा भी सकें। आप लगाने की चीज़ें तो बहुत सारी बनाते हैं, हमें देते हैं, लेकिन खाने की चीज़ आप क्यों नहीं पैदा करते। अच्छा। तो इसकी खोज में कर रहा था और अचानक मेरी मुलाकात मोहम्मद भाई से हुई। एक प्रोग्राम में हम दोनों साथ में थे, तो आपने बताया कि आप जैविक खेती करते हैं और आपके हिल्स पे फार्म्स हैं। तो फिर मैंने इनके फार्म पे विज़िट किया और मैंने बिल्कुल पाया कि पूर्णतः जैविक तरीके से अपने उत्पादों को वहाँ लगाते हैं और साथ में और भी किसानों को साथ में लेके उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भी जैविक खेती की तरफ बढ़ें। मैंने इनकी फील्ड टेस्टिंग भी करी और इनका पूरे प्रोग्राम को इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने डेवलप किया उसके कई साल पहले मेहनत करके उसको मैंने अप्रिशिएट किया। फिर मैंने इनके कुछ खाद्यान्नों को ख़रीदा, उनकी मैंने टेस्टिंग भी करी और फिर उसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको मार्केट करना चालू किया और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और उनकी डिमांड हर साल मेरे को आने लगी और कंटिन्यूसली पूरे साल मेरे पास डिमांड आती है। जो भी ये पैदा करते हैं वो मैं इनको मार्केट देता हूँ और मेरे पास कंटिन्यूसली पॉजिटिव फीडबैक आते हैं कस्टमर्स के। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि साबिर जी जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ ही वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं और आप फिर उनका मार्केटिंग वाला काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जैविक खेती कर रहा है किसान आज हमारे देश का, वो खेती में जो खेती भी कर रहा है वो खेती में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि खेती ही कर रहा है वो। बिल्कुल। उसके पास मार्केट नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। मैं चूँकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, मेरे पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस था। फॉरेन से मैं वापस आया था, यहाँ पे भी मुझे कुछ करने की ख्वाहिश थी, तो मेरे पास सारे स्किल सेट थे कि मैं किसी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूँ, मार्केट में ले आ सकूँ और मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली, लेकिन मैं फार्मर नहीं था। तो साबिर जी ने जो भी कल्टीवेट किया, साबिर जी के पास उसको बेचने का पता नहीं था, साबिर जी कहाँ बेचें उसको और बेचें तो किस प्राइस पे बेचें। जैसे मोहम्मद से जब मेरी बात हुई थी तो इनका जो वीट होता है वो बहुत खूबसूरत नहीं दिखता, इनका जो राइस होता है वो भी बहुत खूबसूरत, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी, वो ऑर्गेनिक है तो पौष्टिक भी बहुत होता है, लेकिन इनके पास वो मार्केट नहीं था। अब ये कहाँ जाके उसको, तो ये मार्केट में अगर जाएं तो उनको बराबर रेट्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन मैंने फिर जब अपने पास इनके सारे कल्टीवेटेड जो क्रॉप्स थे उनको लेके मार्केट करना चालू किया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जब उसको उतारा तो अचानक ही इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई ये प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हमको भी कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके पास बहुत अच्छे मार्केटिंग स्किल्स हैं जी, और उनके जो दूसरे भाई हैं उनके पास कल्टीवेशन के बहुत अच्छे स्किल्स हैं। अगर ये दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा एक यूनियन बन सकता है जो हमने और मोहम्मद साबिर ने मिलकर बनाया। तो एक इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है जिसमें एक कल्टीवेट करेगा और एक उसको सेल करेगा। मतलब इस तरीके से हमारे कई किसान भाई भी कर सकते हैं कि एक अच्छा अगर उत्पादन करने में है, आपके अगर स्किल है कि आप अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, तो आप अपनी तरीका कोई ऐसा भाई देखिए जो कि मार्केटिंग स्किल्स के साथ हो। यही हमारे देवल जी का कहना है कि अगर ऐसा कोई है तो आप दोनों साथ में मिलके, या कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे लोग एक साथ मिलके भी ऐसी कुछ काम कर सकते हैं जहाँ पे आप कुछ लोग जैविक खेती या किसी अन्य खेती जो भी आपकी फसल है उसका उत्पादन कर सकते हैं और बाकी लोग मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा पैदावार भी मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप सिर्फ क्रॉप्स का ही नहीं करते हैं, आप एक कह सकते हैं कि मूल्य संवर्धन भी कर रहे हैं। आप ऑर्गेनिक का सामान लेके और उसके बाद आप उसमें से उसका साबुन बना रहे हैं या उसके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे, वो किस तरह से इस राह पे आ सकते हैं? देखिए, मूल्य संवर्धन की बात ये कि जैसे आप मोहम्मद जी मेरे को अगर गेहूँ दे देते हैं तो मैं उस गेहूँ का दलिया बना लेता हूँ, उस गेहूँ का आटा बना लेता हूँ। मोहम्मद जी मेरे को जैसे मेज़ दे देते हैं तो मैं 3-4 तरह के आटे मिला के उसका एक नया आटा बना सकता हूँ। तो अगर मोहम्मद जी मेरे को तिलहन दे देते हैं तो मैं तिलहन का अच्छा एक कोल्ड प्रेस के तरीके से
लकड़ी की घानी में पेर के उसका एक कोल्ड प्रेस ऑयल बना के उसको लोगों तक ले जा सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है कि ये हम लोग का जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ये कल्टिवेटर हैं, ये कल्टिवेट करते हैं। और अभी मैंने इनको बोला है कि आप मेरे को फसलें तो दे रहे हैं, मसाले नहीं दे रहे हैं। जी जी। तो आपके पास पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में जलवायु भी इस तरह की है कि आप मसाले पैदा कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर पिछले बार मेथी, धनिया, कुछ इस तरह की चीज़ें ट्रायल करे और बहुत अच्छे उत्पाद उसके लिए। अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप मेरे को लौंग दीजिए, इलायची दीजिए, काली मिर्ची दीजिए। आप कोशिश तो करिए कि हो सकता है हमारी जलवायु में वो चीज़ पैदा हो जाए। बिल्कुल। तो उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं कि हम मसालों को किस तरह से ला सकते हैं। तो इससे इनको भी वैरायटी मिलती है, इनके बाकी किसानों को भी वैरायटी मिलती है कि खाली कन्वेंशनल कल्टीवेशन से की जगह हम उनको भी जो कन्वेंशनल नहीं है इस एरिया में, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी ट्राई करें। अगर लौंग यहाँ सक्सेसफुल हो जाती है इस पहाड़ी इलाके में, किसी ने करी नहीं तो इसलिए आज तक हुई नहीं। दालचीनी सक्सेसफुल हो जाती है, काली मिर्ची सक्सेसफुल हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ के किसानों के लिए ओपन होता है। अब यहाँ पे साबिर जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देवल जी ने बताया कि पहाड़ी एरिया में आप करते हैं, किस एरिया में है आपका खेत और किस प्रकार से आप क्या क्या वहाँ पे उपज कर रहे हैं? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का तामिया बेल्ट जो है जी, जो पचमढ़ी के पास भी आता है, उसमें हम ये काम कर रहे हैं। और हम गेहूं करते हैं, चावल करते हैं, तुअर करते हैं, मतलब और नॉन कन्वेंशनल में अगर हम बात करें तो हमने वहाँ मेथी स्टार्ट करी है जी। जैसे अभी वैभव जी ने बात करी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, तो अभी हमने तेज पत्ता और लौंग के पौधे भी लगाए हुए हैं और साथ साथ में नींबू और आम का बगीचा भी है। तो हम इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं 3-4 टेक्नोलॉजी और 3-4 मेथड्स को यूज़ करके कि एक अच्छा मॉडल जनरेट हो पाए। अच्छा, आप जो हैं अभी सबसे ज़्यादा जो अभी आप पैदावार कर रहे हैं वो किस फसल की कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा आपका ध्यान किस ओर रहता है? अभी चावल, गेहूं और मेथी में। अच्छा, ये आपके ट्रेडिशनल हैं। इसके अलावा जैसे देवल जी जो आप कह रहे हैं कि मसालों की डिमांड है, तो क्या आप इस ओर भी आपका अब रुझान बढ़ रहा है कि अब हमें मसालों की तरफ जाना चाहिए? हाँ, कोशिश कर रहे हैं मसालों में, जैसे मेथी मसालों में ही आती है और तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गया, इनके पौधे लगाए हैं। अब देखिए कैसा रिस्पॉन्स आता है। कोशिश तो अभी जारी है। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार होती भी नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग जो आपकी फसलें हैं उनकी तरफ भी आपका रुझान है, यहाँ पे एक बात हम थोड़ी सी ये जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी बताया कि आप गांव को भी अडॉप्ट करके रखे हुए हैं, इसका थोड़ा सा विवरण दीजिए, ये क्या बात है? गांव का अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि उनकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें, उनको जो परेशानियां होती हैं, उनको हम अपने हिसाब से जितनी हमसे कोशिश हो पाती है उतना हम उसको उसका समाधान करने की समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फार्मर्स की बात करें, क्योंकि वो सब फार्मर्स फैमिली से ही है, तो सब सारे किसान हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हम उनको ऑर्गेनिक की तरफ लेके आएँ, उनकी जो ऑर्गेनिक फसलें हैं हम उनको खरीदें, और वैभव जी भी उसको खरीदते हैं। और फिर उनको पानी की दिक्कत है तो उनसे बात करके उनके खेतों के बीच में तालाब बनाने का काम, या जो टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है वो करते हैं। उनके बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस भरते हैं, एडमिशन करवाते हैं। ये आप ये बताइए, जैसे आपने तालाब की बात की यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं कि आपने अपने इंजीनियरिंग वाला दिमाग भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तालाब जो आपने बनाया, आपने भी बताया, इसका जिक्र किया है, तो हमारे किसान भाई जो अभी हमें देख रहे होंगे वो कैसे इस प्रकार से अपने खेत या अपने खेत के आसपास कोई अगर बंजर भूमि है, क्या उस पर तालाब बना सकते हैं या किस प्रकार से बना सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, जो खेत होता है, पहले खेत का जो जहाँ से पानी बहाव का जो नेचुरल जरिया होता है उसको थोड़ा समझना होता है, वो हर किसान समझ सकता है। और उसके बाद खेत के बीच में तालाब बनाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि खेत के बीच में तालाब बनाने से जो आप जो इरिगेशन करते हैं, जो आप पानी डालते हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो वापस तालाब में बह जाता है, वापस तालाब में पहुंच जाता है। और हम पूरा पानी जो है, बरसात का पूरा पानी हम उसमें इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से वेंचुरी के ज़रिए और ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए हम पूरा पानी पूरे खेत में पहुँचाते हैं। ये अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये तरीका है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का जैसे जब हम तालाब बनाएंगे या हम किसी कृषि तकनीक बहुत सारी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, हमें ज़रूरत होती है, तो किस प्रकार से आप उनका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से किसे संपर्क करते हैं? क्या आप कृषि वैज्ञानिक की तरफ जाते हैं? और देवल जी का भी उसमें कितनी भूमिका है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम
ये जो चीज़ें हैं ये बाज़ार में अवेलेबल हैं, और अब क्योंकि मीडिया का इतना बड़ा रोल है तो चीज़ें यूट्यूब पे आपको मिल ही जाती हैं, टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ तो उसके रेन पाइप्स आते हैं, उसका सिस्टम कैसे बनता है वॉल्स के साथ, वो सारी चीज़ें हमने पहले, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो वो थोड़ा मुझे पहले से नॉलेज है बिल्कुल जी। तो उस कारण से हमने पहले मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना के फिर हमने उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हमको जहाँ ज़रूरत है उतना कैलकुलेटेड वाटर हम वहाँ पे देते हैं। उससे पानी भी बचा रहता है और साल भर काम भी आता है। क्या आपने इन सभी तकनीक के रिगार्डिंग कभी किसी एक्सपर्ट से संपर्क किया है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह जो होते हैं, या आपने कहीं से इसकी जानकारी ली? जी, कोशिश तो करी थी एक दो बार, और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो कि फ्लोरिकल्चर या फिर जो उद्यानिकी विभाग जिसे बोलते हैं, जी जी बिल्कुल, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं, वो आके पौधों की और जो हमारा सिस्टम है उसकी जांच करते हैं और हमको सपोर्ट करके जाते हैं। बिल्कुल। देवल जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी कंपनी है, CSR एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो हर कंपनी को करनी होती हैं, प्रावधान होता है ऐसा, आप किस किस एक्टिविटी में समर्थन आपका देते हैं? आपकी कंपनी किस तरफ समर्थन देती है? देखिए, हमारी कंपनी में तो हम CSR प्लान हर साल रिलीजियसली इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें हम वाइड स्पेक्ट्रम सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। जैसे रिसेंटली भी आंगनबाड़ी को अडॉप्ट करने का प्रोग्राम आया था कि आप आंगनबाड़ियों को अडॉप्ट करें और वहाँ के जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करें। तो ये हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, एक आंगनबाड़ी को हमने गोद लिया और उसमें जितना भी गेहूँ और जो स्टेबल उनको फूड चाहिए था या फिर साबुन वगैरह हमने उनको प्रोवाइड कराई। आने वाले टाइम में हम, जैसे हमने मोहम्मद जी के जो इनके अनलिवन फाउंडेशन है, जो ये किसानों के बेल्ट में एक पूरा गांव इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो उसकी फंडिंग में भी हम इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि 2 साल पहले इनको बोरवेल खुदवाना था, तो हमने अराउंड 75,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करके और इनको पहुंचाया ताकि ये अपने बोरवेल को खुदवा पाएँ वहाँ पर, और ताकि किसानों को, जो वहाँ के परिवार 40 परिवार रहते हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं था, पोखरों का पानी वो लोग पीते थे, तो आज हमने बोरवेल खुदवा कर इनके, मतलब खुदवाया इन्होंने, फंडिंग हमने दी, तो आज एक सस्टेनेबल मॉडल बना। वो किसानों के बच्चों को आज साफ़ पानी मिल पा रहा है। आज हमारा जो मेरा और मोहम्मद जी का, जो हम लोग का जो एसोसिएशन है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एसोसिएशन है। मतलब मैं मोहम्मद जी को पूरे 1 साल का प्लान देता हूँ कि मेरे को इस साल में कौन कौन सी फसलें चाहिए रहेंगी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए रहेंगी। एक म्यूचुअल हम लोग का ट्रस्ट और एग्रीमेंट हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग मोहम्मद अपने पूरे साल को डिवाइड करते हैं कि भाई मैं साल में ये खरीफ है या जो फसलें हैं मैं इस तरह से उनको लगाऊंगा और इतनी क्वांटिटी में लगाऊंगा और इतनी क्वांटिटी में गाँव वालों से लगवाऊंगा, और इसका इनको एडवांस पेमेंट मिलता है। मतलब ये फंडिंग का भी एक, मतलब इनको बैंक पे आश्रित नहीं होना पड़ता, इनको शॉर्ट टर्म्स लोन नहीं लेने पड़ते, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और इनको जो मार्केट में जो प्राइस मिलती है उस प्राइस का मैं 1.5 टाइम्स मोर इनको देता हूँ, और ऑलमोस्ट एडवांस पेमेंट देता हूँ इनको। तो इनको फंड की शॉर्टेज नहीं होती, इनके किसानों को फंड्स की शॉर्टेज नहीं होती, क्योंकि इनको भी ये किसानों में एक जनरल अवेयरनेस है कि अगर हम केमिकल डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं अपने खेतों में, तो हम अपना खेत खराब कर रहे हैं। ये किसानों को कंफर्म पता है कि वो अपना खेत खराब कर रहे हैं। तो विष मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको ग्रांट्स दें, पैसा दें। ठीक है। साबिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपकी जो है वो जैविक खेती है, आपका अकेले का खेत है, जैसे ये आपने जो बताया है, जो विलेज जिसको आप लेके चल रहे हैं, गांव को लेके चल रहे हैं, तो उस गांव के जो खेती की जो जमीन है, वो सभी जमीन जो है वो ऑर्गेनिक है या जैविक है? इसका प्रमाणीकरण आपने कहीं से लिया है? मैम, मेरी जो लैंड है उसमें पहले कुछ भी नहीं होता था, तो मैंने स्टार्ट ही जैविक से किया है ना, और मैं सेल्फ सर्टिफाइड करता हूँ इसको, और प्रावधान भी है, ठीक है, तो कि हम फार्मर अपनी जगह को सेल्फ सर्टिफाइड कर सकता है। और रही बात दूसरे किसानों की, तो दूसरे किसानों को हम जाके मॉनिटर करते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और ध्यान रखते हैं कि वो इस्तेमाल ना करें।
तो फिर इसी वजह से हम ये कह पाते हैं कि वो जैविक है। ठीक है, जैविक की आपने बात करी है कि आप मॉनिटर करते हैं या किसान खुद भी मॉनिटर कर सकता है, क्या उसका एक प्रावधान, जितना मुझे पता है वो ये रहता है कि आपको 2 या 3 साल तक जगह छोड़नी पड़ती है, क्या ऐसा कुछ भी है? उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जो लोग शुरू से जैविक नहीं कर रहे हैं जी। जिन्होंने रासायनिक कर ली है और अब उनको जैविक की तरफ जाना है, वो उसमें आपको पार्ट वाइज धीरे धीरे आपको यूरिया का जो या जो पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल होता है वो कम करना होता है। 25% करके हर साल कम करना होता है और चौथे साल आके 0 करना होता है, तब कहीं जाके आप, मतलब ये 4 साल में प्रक्रिया होती है? जी, 4 साल की प्रक्रिया है। अब 4 साल की प्रक्रिया में आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसे किसी किसान की मान लीजिए 10 एकड़ या 15 एकड़ या 20 एकड़ की जमीन है, तो किस प्रकार से वो टुकड़ों में 4 साल में इसको कर सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी देखिए, पूरी जमीन एक बार में नहीं कर सकते जी। वो इसलिए करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको यील्ड नहीं मिलेगी अगर आप, तो एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो जैसे आपके पास 10 एकड़ है तो आप शुरुआत के साल में आप 2 एकड़ या 3 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें आप गोबर खाद डालिए, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए ना, उसमें आप नीम का पानी डालिए और उसके बाद आप उसमें बोनी करिए। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जगह को आप हर साल बढ़ाते जाइए और जो 4 साल बाद जो आपका 2 एकड़ का टुकड़ा है वो जैविक हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके 6-8 साल में आपकी पूरी 10 एकड़ जो है वो जैविक हो जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि कुछ समय लगता है, लेकिन इस दौरान क्योंकि अब जो लोग केमिकल्स या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो अब जैविक की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में भी कुछ कमी आएगी, जैसा कि आपने खुद अभी बताया है। तो उस दौरान क्या ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक जो जैविक खेती होती है इसका जो रेट है वो ज़्यादा होता है, कि ऐसा कुछ भी रहता है? नहीं, एक्चुअली मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप क्वालिटी पे अगर तवज्जो देंगे क्वांटिटी की जगह, तो जो आप कम क्वांटिटी जो जैविक करने की वजह से आपको शुरुआत के सालों में आएगी, क्वालिटी की वजह से आपको पैसा उतना ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अगर आप अपनी खेत की जो आपकी ज़मीन है और ज़मीन को अगर आप जैविक की तरफ लेके जा रहे हैं तो भले ही आपका जो उपज है वो उतनी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में अगर आपका 10 से 15 एकड़ में अगर 16 कुंटल 15 कुंटल निकल रहा है तो उतना नहीं निकलेगा, लेकिन आपका जो पैदावार है उतनी नहीं होगी, लेकिन आपको पैसे उसके ज़्यादा मिल जाएंगे। क्वालिटी क्योंकि उस फसल की ज़्यादा होगी तो मार्केट में आपको पैसे उसके ज़्यादा मिलेंगे। वैभव देवल जैसे, मतलब वैभव देवल सर अगर ये समझ सकते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी की फसल में क्या अंतर है, तो ऐसे और भी लोग हैं जो समझ सकते हैं। तो अगर उन तक चीज़ पहुंचेगी तो आपको क्वालिटी, आपको आपकी फसल की क्वालिटी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अच्छा देवल जी, आपने क्योंकि बताया शुरुआत में कि आप इनसे जैविक की जो फसल होती हैं वो लेते हैं, जिसमें से आपके ट्रेडिशनल जैसे गेहूं चावल वगैरह ये सब तो आप लेते ही लेते हैं। क्या कुछ प्राइस आप किस तरीके से तय करते हैं कि हमें इतना ही करना है? इसमें ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइसिंग किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे। जो किसान पहले से जैविक करता आ रहा है तो उसको तो उपज में कोई गिरावट नहीं आती। जो किसान अब जैविक की तरफ मूव हो रहा है उसको नेचुरली कि उपज में गिरावट आएगी, तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो मेरा सिंपल रेशो ये रहता है कि अगर मार्केट का सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राइस अगर गेहूं का 2000 है तो मैं 3000 से 3500 रुपये में इनसे उपज लेने के लिए तैयार रहता हूँ। ये आपका है क्या? मार्केट में भी इसी प्रकार का रेट रहता है? नहीं, मार्केट का अलग है। मार्केट की डायनेमिक्स स्टैटिस्टिक्स जो भी ऑर्गेनिक में चल रही है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैंने जनरली अपने मन को बना रखा है कि अगर मेरा किसान बाजार में वो उपज बेचता है तो उसका सही प्राइस, सही मूल्यांकन क्या होना चाहिए। तो मैंने अभी इसको यहीं पर टेपर किया हुआ है कि कम से कम 1.5 गुना जो मार्केट में उसको मिल रहा है उससे अगर मैं दे रहा हूँ और इससे ये अपने उत्पाद को मतलब जो सही कीमत पे हमें बेच पा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकता। और जैविक खेती के बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर पैरामीटर आपसे बात करूं तो वो है ट्रस्ट का। जी। जैविक खेती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कस्टमर को ट्रस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम में जैविक किसानों के सॉल्व कर रहा हूँ। तो नहीं, प्रमाणीकरण के बाद भी कस्टमर को ट्रस्ट नहीं आता, क्योंकि प्रमाण पत्र आपने जिस चीज का दिया है वो उस चीज का आप कैसे कह सकते हैं भाई आपने एक सैंपल किसी लैब को भेजा और वो सैंपल आपका 1 किलो का था, 10 किलो का था, लेकिन अगर आप 10 टन की बात कर रहे हैं, अगर आपने 10 टन के लिए भी सैंपल प्रमाण पत्र ले लिया और आपने मार्केट में 20 टन दे दिया माल, 40 टन दे दिया, 100 टन दे दिया, एक सर्टिफिकेट से आप कितना भी माल बेच सकते हैं।
तो उसको वो वहाँ पर हमारे देश में एक मुख्यतः हमारे देश नहीं विदेशों में भी ये एक सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर हम उस चीज़ को उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकें, आपने जितनी उपज की है उसको वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी, संक्षेप में आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक लाभदायक भी हैं, व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। जैविक खेती जिस प्रकार से आपको दे रहे हैं और आप इनको जिस प्रकार से रेट देते हैं, क्या आपके कस्टमर्स भी उसी तरीके से रेट ले लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। ठीक है। मैंने जो पहली अपनी साबुन बनाई थी वो ऑर्गेनिक सोप बनाई थी और इस तरह से मैं करते करते 300 प्रोडक्ट्स बना पाया और 300 प्रोडक्ट्स मेरे कस्टमर जो 20 से 25 हज़ार का कस्टमर बेस है, ये वो प्रोडक्ट्स को मेरे से बार बार खरीद रहा है, यूज़ कर रहा है क्योंकि वो बेनिफिट उसको अपने शरीर में दिख रहा है। तो जो मैं आज जो जिस प्राइस पे इनसे ले पाता हूँ, जो ये जैसे मान लीजिए अभी मैंने रिसेंटली गेहूँ लिया तो लगभग मेरे हाथ में आते हुए 3400-3500 के भाव मेरे को पड़ा। अच्छा, आपने जैसे सोप के बारे में बताया कि आपने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे नीम की एक सोप आती है, नीम वाली सोप आती है, तो क्या उसके लिए भी ऐसा होता है कि किसान जो होते हैं वो निबोड़ी लेके आते हैं और आप फिर उससे करते हैं, इस प्रकार से प्रक्रिया होती है? एक्चुअली वो नीम की साबुन नीम के तेल पे बनती है। तो अच्छा। अभी हमने किसानों से निबोड़ी नहीं ली, हमने किसानों से डायरेक्ट ऑयल ले लिया। अच्छा। क्योंकि जो किसान निबोड़ी करता है, जिसको पता है वो ऑयल भी पैदा करना जानता है उस चीज का, तो हमने किसानों से ऑयल लिया और उस ऑयल के ऊपर हमने साबुन बनाई। बिल्कुल। साबिर जी, इस पे मैं आपकी प्रक्रिया जानना चाहूंगी। आपके साथ भी कई सारे किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आप सबके सब किसान जो होते हैं वो सब क्या गेहूं चावल इन्हीं पे निर्धारित हैं, या आप भी कुछ, जैसे इनको तेल की जब जरूरत होती है तो क्या उनमें से कुछ किसान ऐसे हैं जो नीम की निबोड़ी से तेल निकाल लेते हैं, या कच्ची घानी जो कहते हैं हम सोयाबीन से, ऐसा कुछ भी क्या प्रक्रिया होती है? नहीं, अभी तो हम इस प्रक्रिया पे नहीं पहुंचे हैं। और अभी हमारा जो काम वैभव जी के साथ है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ है कि हम जो उगा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं और जो ये बेच रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। संक्षेप में यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, तो क्योंकि आप एक युवा हैं, आपका इस ओर रुझान आया, आप हमारे जो किसान भाई, जो युवा किसान भाई हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे या क्या संक्षेप में कहना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं या जहाँ भी आप अपना बेचने जा रहे हैं या आप बेचना चाहते हैं, उनके साथ आप पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। जो आप उगा रहे हैं, जो बीज डाल रहे हैं, उन्हें बताएं, ट्रस्ट बिल्ड करें। ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तो अपने आप आपका काम बनेगा। और हमको जो हमें चाहिए होता है वो अगर हमें मिला नहीं तो हमें वो करना पड़ता है जो हमने आज तक कभी किया नहीं। तो अपने ऊपर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। देवल जी, आपसे भी संक्षेप में मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आज का किसान जो है वो पुराना जैसा किसान नहीं रहा गया। आज का किसान सोशल नेटवर्किंग पे है, सोशल साइट्स पे है, उसके अपने फेसबुक प्रोफाइल है। तो आज का जो युवा किसान है, जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना भी चालू करे। अगर वो, जैसे मोहम्मद जी ने बताया कि 10 में से 3 भाग में अगर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ गया तो तीसरे भाग को उसके कि ये मेरा पहले साल का उपज है, उसको मार्केट करना चालू करे। अब वो पहले साल की उपज को तीसरे साल की उपज ना बोले, वो ट्रस्ट बिल्ड करे, ये मेरा पहले साल का है, इसका मैंने और मार्केट का जो रेट है उससे 10% ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें मेरे को 10% कम पैदावार मिली है। फिर उसको अगले साल, ये मेरे दूसरे साल का उपज है, उसमें मैं 20% ज़्यादा आपसे प्राइस कर रहा हूँ। तो हमारा अगर किसान अगर इसको मार्केट करना चालू करेगा तभी लोग उसके तरफ आएंगे। और सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म बहुत ही यूज़फुल है और मुझे भी जो मेरे 25,000 कस्टमर बने हैं वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही बने। बिल्कुल। कोई बहुत मेरे को जानने वाले लोग नहीं थे भारत में, लेकिन सोशल नेटवर्क में मेरा बिजनेस एकदम बढ़ता चला गया और बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में आ गया हूँ। तो हमारे किसान भी अपने प्रोडक्ट्स को सोशल नेटवर्क के थ्रू डायरेक्ट किसानों के मार्केट में लेकर आए तो उसको उसमें बहुत सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है। संक्षेप में अगर समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप भी, क्योंकि अब जैविक की तरफ रुझान बढ़ रहा है और हमें एक तरीके से देखना चाहिए इस तरफ, क्योंकि हमें हमारे शरीर के लिए भी पौष्टिक भोजन की आपूर्ति के लिए जैविक खाने की, या कह सकते हैं जैविक फसलों की ज़रूरत होती है। तो आप भी चाहें तो एक बार में ना करें, लेकिन हाँ, धीरे 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 करके आप भी अपने खेत को जैविक की तरफ मोड़ सकते हैं। हमारे साथ आज युवा किसान थे जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से आप इस तरफ जुड़ सकते हैं। देवल जी और साबिर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है। आपने अपने महत्वपूर्ण समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
किसान भाइयों, खरीफ के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फसल होती है वो होती है धान। तो आइए एक छोटी सी क्लिप हम देख लेते हैं धान की खेती के ऊपर। तो इसमें बहुत अहम बातों का जो ध्यान रखना होता है, सबसे पहले तो यह है कि हमारी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में हमें बासमती की खेती करनी है वो उपजाऊ होनी चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर पानी की सुविधा ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बासमती जो है या धान का जो पौधा है वो पानी उसको चाहिए होता है। तो सबसे पहले अच्छी ज़मीन, उसके साथ साथ पानी की पूरी सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा का मतलब है कि बरसात से तो हमें अपनी खेती पूरी ठीक तरीके से हम कर पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ट्यूबवेल हो या नहरी पानी हो या मतलब जो है ऐसे सिंचित क्षेत्र हो, ऐसे सिंचित हम कह सकते हैं कि सिंचित साधन होने चाहिए जिससे हमारी जो है खेती वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो दूसरा, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तीसरा जो हम सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अच्छा बीज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रायसेन ज़िले में बाड़ी, बरेली, बख्तरा और ये सारे क्षेत्र में जो बासमती की किस्म उगाई जाती है वो आपकी पूसा बासमती है, जिसमें पूसा बासमती 1, 1460, 1637 और भी जो इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं उन किस्मों को लगाया जाता है। तो ये जो किस्में हैं, इन किस्मों का जो बीज है वो प्रमाणित बीज होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जब बीज लेकर के आते हैं उसके बाद नर्सरी बहुत अच्छी लगाई जानी चाहिए। नर्सरी का रोपण बड़ा अच्छा होना चाहिए और नर्सरी लगाने के बाद में खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और खेत की तैयारी करने के बाद में उसकी जो रुपाई है वो सही समय पे होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी वो बिल्कुल मतलब जो है सिफारिश के अनुसार होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि समय पर लगाई हुई बासमती में उत्पादन भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छी आती है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने किसान भाइयों को ये बताना कि हमारी जो बासमती की जो खेती है उसको समय पे लगाने पे उसकी पैदावार और उसकी क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिलती है, जिससे उसको भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो सिफारिश की जाती है कि हमें 15 जुलाई तक हमें अपनी बासमती को लगा लेना चाहिए। अगर बहुत देर होती है तो हम 20 से 25 जुलाई तक हम उसको ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देर अगर होती है तो हमारे लिए समस्या है या आगे जा कर के उसकी गुणवत्ता शायद प्रभावित हो सकती है। उसके साथ साथ हमें और बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें संतुलित खाद का उपयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बासमती की जो किस्में हैं उनके लिए कम खाद की सिफारिश की जाती है। तो अगर आप हमारी धरती उपजाऊ है तो उसमें सिफारिश की हुई खाद की मात्रा ही डालें और समय पे डालें, ताकि जो है उसका इस्तेमाल पूरा हो सके और अधिक मात्रा में नहीं। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि अधिक मात्रा में डाली हुई खाद जो है और समय पे नहीं अगर डाल करके या अगर हम देर तक उसको डालते हैं तो उससे कीड़े और बीमारियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खाद का संतुलित प्रयोग और सही समय पर प्रयोग, ये एक बहुत उम्दा बात है जो हमारे किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जिस समय जब कीड़े और बीमारी जब आती हैं तो उनकी पहचान करना, उनके बारे में जानना और उसके साथ साथ उनका निदान करना, उसकी जानकारी किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं और कौन से कीड़े इसके अंदर लगते हैं, जिनको सही दवाओं का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बासमती है वो हमारे विदेश में इसका व्यापार होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे विदेश के जो हमारे नियम हैं, जो वहाँ पर जो सिफारिश किए गए जो केमिकल हैं, हमारे जो रसायन हैं जो सुरक्षित हैं, उनका उपयोग करके हमारी कीड़े और बीमारी जो है उनको संभाला जा सके। उसके बाद बात आती है कि हम जब कीड़े और बीमारियों से जब हम निजात पाते हैं या हम उनका कंट्रोल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बासमती जो है वो पकनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पूरी किस्म है ये करीबन 140-145 दिन अपने पूरे लेती है, बीज से लेकर के कटाई तक के। तो मेचोरिटी जो है, जब कहते हैं कि जब बासमती पकनी शुरू हो गई है तो उस दौरान हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है कि जब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक जाए तब किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उसकी कटाई शुरू कर दी जाए। और कटाई करके चूँकि कटाई करने के बाद भंडारण सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जो अनाज है जिसको किसान भाई जब बेचने जा रहे हैं तो उसका सही मूल्य मिल पाए, सही क्वालिटी होगी तो सही मूल्य भी मिलेगा।
तो उसके लिए खास बात का ये ध्यान रखना होता है कि अगर जब कटाई हो रही है तो उसको काटने के बाद में 2-3 दिन ज़मीन पर हम डाल सकते हैं, जिसकी धूप में उसकी सुखाई हो जाए और उसकी जो नमी है वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, जिससे उसका भंडारण सही तरीके से किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई गीले अगर खेत में से पानी अगर समय पर नहीं निकाला गया है तो नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, और उस नमी की मात्रा में अगर उसको काट लिया जाए तो और उसको भंडारित कर दिया जाए तो वो धान जो है आने वाले समय में ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान को पता नहीं चलता है कि जो उन्होंने भंडारण किया है वो सही किया है या नहीं किया है, किंतु अगर उसमें उसको उनकी जानकारी उनको पहले मिल जाए तो उससे उनके भंडारण की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो धान है, जो बासमती का धान है, वो सुरक्षित भी रह पाएगा। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से सुखाए हुए धान को झड़ाई कर लें और उसको साफ़ करके तब उसको भंडारित करें, चाहे वो खुले ढेर के रूप में रखें या उनको बोरियों में रखें, लेकिन धान की में जो नमी की मात्रा है वो सुरक्षित होनी चाहिए, जिससे कि उनका भंडारण हो सके। और फिर उसके बाद भंडारण करने के बाद जब खरीदी की जाती है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या हमारे जो व्यापारी हैं जिनके द्वारा खरीद की जाती है, उस दौरान जो क्वालिटी वो देखते हैं, गुणवत्ता देख करके उसके बाद जो भाव लगाते हैं, तो किसान की जब मंजूरी होती है और उसके बाद किसान भाई जो है उन भावों पर उनकी मंजूरी होने के बाद ही उसको बाज़ार में बेचें। तो ये जो पूरी मैंने आपको बात बताई वो बासमती के लगाने से लेकर के और बाज़ार तक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छी योजना, अच्छा स्वस्थ बीज, खेत की अच्छी तैयारी, उसके बाद उनका खाद पानी का प्रबंधन, उसके साथ साथ बीमारी का प्रबंधन, कीड़ों का प्रबंधन, और उसके साथ साथ जो है कटाई का प्रबंधन, और कटाई पश्चात जो है हमारे भंडारण का और बाज़ार ले जाने का प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन अगर उचित होंगे तो बासमती की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता हम जिसको कहते हैं, और उसकी जो मात्रा है, जो हमारा जो पैदावार है वो अच्छी होगी और किसान को उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। ये मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ताकि बासमती एक फ़ायदेमंद जो है उनकी फसल हो सके और उससे उनको मुनाफा अच्छा मिल सके। नमस्कार, मैं पंकज दीक्षित आपको आज मशीनीकृत धान रोपाई के विषय में जानकारी देना जा रहा हूं। ये जानकारी जो है आप आने वाले समय में, पिछले विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि धान में लेबर की उपलब्धता समय से नहीं होती, समय से धान की रोपाई नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ों में लेबर की ज़रूरत होती है। उसका ही एक निदान है कि हम मशीनीकृत धान रोपाई पर जाएं। मशीनीकृत धान रोपाई के लिए हमें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये मशीनीकृत धान रोपाई के लिए हमें मैट तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए ये 2x1 की एक ट्रे होती है। इसमें हमें गर्मियों के समय में मिट्टी छान के बारीक करके, ताकि उसमें कंकड़ ना हो, ऐसी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम FYM अच्छी पुरानी गोबर की खाद को भी तैयार कर लेते हैं। 80% उसमें मिट्टी होती है और 20% गोबर की खाद। इन दोनों चीज़ों के मिक्स करके दोनों का तैयार फिर इस तरीके से हम इस ट्रे में भर देते हैं। ट्रे में भरने के बाद हम, जब ट्रे कंप्लीट हो जाती है ऐसी ये 2x1 की, इसमें हम बीज को, धान के बीज को अंकुरित करके थोड़ा थोड़ा अंकुरण आ जाए उसके पश्चात इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद इसको ढक देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, ताकि चिड़ियाँ या कोई पक्षी इसको हानि ना पहुंचाए। इसके बाद जब ये 15 से 16 दिन की तैयार हो जाती है, समय समय पर पानी देते, इस तरीके से तैयार हो जाती है। ये मैट जो आपको दिख रही है ये तैयार हो जाती है। इस मैट के तैयार होने के बाद हम 15-16 दिन बाद इसको खेत में रोपाई कर देते हैं। रोपाई के लिए 2 तरह की मशीनें होती हैं। पहली मशीन ये होती है छोटी वाली 4 रो की, वो सेमी ऑटोमेटेड है, और एक फुल ऑटोमेटेड है जो आपके सामने है। ये 6 रो लगाती है, 6 लाइनों में धान की रोपाई करती है। और जो छोटी वाली मशीन होती है वो 4 रो में धान की रोपाई करती है। तो इस तरीके से हम खेत को मचा के अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद 24 घंटे बाद हम उस खेत में धान की रोपाई शुरू करते हैं। धान की रोपाई करने में मुख्य चीज़ों का, 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो धान का जो रोपा होता है वो 15-16 दिन का होता है, तो लंबाई में कम होता है। इसलिए धान के जो मचा हुआ खेत है उसमें पानी का जो लेवल है वो 1 से 2 इंच से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा धान का खेत समतल हो, ताकि रोपाई अच्छे तरीके से की जा सके। तो हमारे किसान भाई जैसे तैयार करते हैं धान का खेत, उसके बाद उसमें मचाई करने के बाद उसमें ये 24 घंटे बाद
धान की रोपाई में मुख्य रूप से हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप पहले मशीन जब खेत में ले जाते हैं या चलाते हैं, उसके पहले मशीन की एक बार अच्छे से जांच कर लें कि मशीन में ऑयल और तेल सारी चीज़ों की जांच करने के बाद इसमें जो रोपा है इसमें रखने के भी स्थान बनाए गए हैं, उनको रख लें। साथ में इसके साथ जो ड्राइव करने के लिए आप स्वयं ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ में ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये सिंबल, इसके साथ ये निशान बनाता हुआ चलता है, इसके ही हिसाब से रोपाई होती है। ये इंडिकेशन है, इसके मिडिल में ही आपको मशीन को ऑपरेट करना है। मशीन के बीच में भी सिंबल दिया हुआ है। तो इस बातों का और पानी का और खेत के समतलीकरण का, इन दो चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है कि आपका खेत पूरी तरह अच्छे तरीके से समतल हो। और फर्टिलाइज़र जो भी किसान देना चाहें, फास्फोरस फर्टिलाइज़र, पोटास फर्टिलाइज़र, उनका प्रयोग वो मचाई के समय ही कर दें, उसके बाद ना करें। क्योंकि जब आप मशीन से धान लगा रहे हैं तो जो फास्फोरस उर्वरक है वो जड़ के पास ही रहे तो वो सही जगह पे पहुंच जाता है। और आप फिर उसके बाद इसमें सुडोमोनास का स्प्रे करके, और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का 15 से 20 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी रोपाई आप करें। रोपाई में आप ये ध्यान रखें कि आपको पौधे से पौधे की दूरी जो भी आप रखना चाहें, 15 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से आप धान में 15 सेंटीमीटर प्रति पौधे से प्रति पौधे की दूरी और 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, ये आप लाइन से लाइन की दूरी चूँकि मशीन में फिक्स होती है, पौधे से पौधे की दूरी में आप संख्या बढ़ा सकते हैं। और ये मशीन एक स्थान पर 2 पौधों का ही एक जगह रोपाई करती है। इसलिए यदि एक पौधा किसी कारणवश खराब हो जाए या पौधा मिट्टी में गल जाए या ढंग से जड़ न पकड़ पाए तो दूसरा पौधा उस जगह को ले लेता है। इसलिए ये 15 से 16 दिन के होने के कारण इसमें टेलरिंग बहुत होती है। जो नंबर ऑफ इफेक्टिव टिलर्स हैं वो इस रोपी हुई धान में बहुत होते हैं। तो इसका उत्पादन भी साधारण जो हाथ से लगाई हुई धान है वो मशीनीकृत धान, इनमें लगभग 20 से 25% तक का उत्पादन में अंतर देखने को मिला है। हम शुरुआत से ही इसके लिए किसान भाइयों को बता रहे हैं और किसान भाई बहुत अच्छे स्केल में इसको खरीद रहे हैं। ये मशीन की कीमत लगभग 12-13 लाख रुपए के बीच में है, जिसमें 50% सरकार की ओर से सब्सिडी होती है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए में किसान को ये मशीन प्राप्त हो जाती है। 2 घंटे में 1 एकड़ की ये रोपाई करती है। 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका फ्यूल कंजप्शन है। पेट्रोल इसमें 1.5 लीटर प्रति घंटा लगता है। 2 घंटे में 1 एकड़ ये आसानी से लगा देती है। और इस मशीन को जो चलाने के लिए आप साधारण 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जब भी मशीन आप खेत में चला रहे हैं तब पूरी तरह से एक बार चेक कर लें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप मशीन को खेत में सही तरीके से चले, सही तरीके से ऑपरेट हो। इसके लिए आप पानी का वाटर लेवल 1 से 1.5 इंच ही रखें। इसे अतिरिक्त पानी ना रखें खेत में। अगर अतिरिक्त है तो आप खेत का पानी निकाल दें। मचाई के 24 घंटे बाद ही आप मशीन उस खेत में चलाएं, ताकि थोड़ी मिट्टी जो है वो अपनी जो आपने मचाई की है वो अपनी सतह जमा ले इस भली भांति। और मैट में आप देख लें कि 1 से 2 पौधे आपके आसानी से लग रहे हैं। यदि आपको दूरी ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो इस हिसाब से आपके 1 एकड़ में 1,40,000 पौधों की रोपाई हो जाएगी। और आपका जो उत्पादन है जो धान का वो लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादन बहुत आसानी से मिल जाएगा। लाइन से आप अगर पौधे रोपाई करते हैं तो आपको खाद, आप ऊपर से नाइट्रोजन खाद का उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो आपको प्रयोग करने में बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा आप धान में किसी भी कीटनाशक का, किसी भी फंजीसाइड का आप उपयोग करते हैं तो वो आपको लाइन से लगे होने के कारण धूप और हवा का एक जैसा प्रभाव उसमें होता है और अच्छी धान ग्रोथ करती है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण में भी इसमें कोनो वीडर का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से लगी होती है तो आप मैनुअल कैनो वीडर चला सकते हैं, तो उससे आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए भी सुविधा होती है। तो इन 3-4 बातों का आपको विषय मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो मशीन की धान है इसमें आपको सनलाइट, एयरेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड, इन सारी बातों की बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो आप देखेंगे अभी कुछ समय बाद मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर खेत में मशीन का
उपयोग करते हैं तो हम धान के उत्पादन में और वृद्धि कर सकते हैं, और जो आने वाली लेबर की समस्या है हमारे यहाँ हर साल आती है, उसको भी आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है जिसको हम पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ किसानों को प्रयोग करा रहे हैं। अब बहुत सारे किसान इसको अपनी रूटीन में ले आए हैं और वो करने लगे हैं, अब उन्हें सरल लगने लगा है। शुरुआत में किसानों को बहुत कठिनाई होती थी इसको उपयोग करने में कि साहब मिट्टी कैसे छानेंगे, साहब बीज कैसे डालेंगे, तैयार कैसे करेंगे, फिर इसकी मैट बन जाएगी तो उसको खेत पे कैसे ले जाएंगे, मशीन कौन चलाएगा, कैसे ऑपरेट करेंगे। लेकिन जब हमने विगत 3-4 वर्षों में इसका प्रयोग किसानों की फील्ड पे किया, किसानों ने इसकी उत्पादन में अंतर देखा कि जो हाथ से लगाई हुई है और मशीन से लगाई हुई है, तो उसमें जो अंतर देखा, उसके बाद किसानों को अब इस पे पूर्ण विश्वास होने लगा है और किसान इसकी तरफ आने लगे हैं। तो अब इस मशीन का आप उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस मशीन में आपको शुरुआती 50 से 60 दिन तक किसी कीड़े या बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। शुरुआती 50-60 दिन में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा, कोई बीमारी इस फसल में नहीं आती है, क्योंकि एक तो रोपा भी छोटा होता है, टिलर्स भी, और प्रॉपर तरीके से रो में प्रॉपर तरीके से वो लाइन टू लाइन पौधे लगे हुए होते हैं। अब किसान भाइयों को मैं इस जो आपको मैकेनाइज्ड मशीन दिखाई है उसके बारे में, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये मैट है तैयार की हुई जो आपको सामने दिख रही है। इस मैट को हम यहाँ जो ऑपरेटर हैं इनको लगाने के लिए देते हैं। ये देखिए, आप इधर आइए, ये मैट जो है इस तरीके से इसमें लगा देते हैं निकाल के, और इसके बाद 1 से 2 मैटें एक फ्रेम में आ जाती हैं। इस तरीके की 6 फ्रेम होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फिंगर है जो पौधे को, एक एक पौधे को निकाल के लगाती है इधर से। तो ये फिंगर जो है, और यहाँ आगे एडजस्टर है जिसके हिसाब से आप पौधे से पौधे की दूरी, फिंगर का मूवमेंट कितना आपको बढ़ाना है, कितना घटाना है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट। तो ये फिंगर है, तो ये फिंगर इसीलिए मिट्टी को छानना पड़ता है कि इसमें कंकड़ पत्थर ना आए, उसके कारण अवरुद्ध पैदा हो जाता है, इसलिए मिट्टी की छिनाई बहुत अति आवश्यक है। और उसके बाद ये फिंगर आसानी से पौधों को पकड़ के जड़ सहित सीधा रूप से जाती है। कई बार मैनुअल में लगाने में अंगूठे का प्रयोग करते हैं मजदूर, तो उसके कारण वो तिरछी लग जाती है, तो वो जड़ ऊपर हो जाती है, तो वो नई जगह से जड़ निकलने में टाइम ले लेती है। इसमें क्या है, सीधी आपकी धान सीधी रोपाई होती है, तो ये जल्दी जड़ पकड़ लेती है। बहुत अच्छे टेलर्स होते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में ये ऑपरेट करके हम दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कैसे ये चलती है, क्या इसकी लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे हम किसान भाई को दिखा। अब आप देखेंगे ये मशीनीकृत धान रोपाई किस तरीके से ये हमारी मशीन रोपाई कर रही है। आप बहुत विशेष रूप से देखें कैसे चला रहे हैं, कैसे लगती है। पौधे से पौधे की बिल्कुल समानांतर दूरी, लाइन से लाइन की समानांतर दूरी, देखिए पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से ये रोपाई कर रही है। एक जगह 2 पौधे लगाती है, देखिए आप। पंद्रह 16 दिन की ये मैट है। 16 दिन में ये खेत में ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है। देखिए आप। किसान भाइयों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ली है और आज के इस प्रोग्राम में हमने जैविक खेती के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और आप उसका उपयोग करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।